जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आह, क्या मज़े का कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये मटीरियलिटी। यानी अब ये जो टॉपिक्स हैं, वैसे तो ओवरऑल ऑडिट भी, लेकिन ये वो टॉपिक हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट पासिंग द एग्जामिनेशन, क्या बोलें ये F8 तक हुए और ख़त्म हो गए। ये वो सवालात हैं, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो बाकायदा ऑडिट फर्म के इंटरव्यूज़ जो होते हैं ना, उसमें ये सवालात हो जाते हैं। यानी अब ये वो इम्पोर्ट, ये तो हर जगह ही है ना, वेदर यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, आपका ये ऑडिटिंग, एडवांस ऑडिटिंग, प्रैक्टिकल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह। तो मेरी पूरी कोशिश है कि ये आपको इतना और है भी अच्छा, अगर इसको तरीके से पढ़ा जाए ना तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और आपको पता है, मैं तो इसके तभी मैंने शुरू में ही बोल देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो कैसा रहेगा। अच्छा, इस पे मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, और लोग जो हैं ये बाकायदा मैंने फर्म में यानी प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ कि उनके लिए भी वो सिर्फ इसका एक एस्पेक्ट देख रहे होते हैं जो आप लोगों ने भी आज तक देखा है, सही है ना। लेकिन आज हम इसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट देखेंगे और वो कोर्स का पार्ट भी है, और उसको सब यानी एक दफ़ा आप क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि अब आज के बाद आप भुलाना चाहें तो भी नहीं भुला सकते पहले प्यार की तरह। जैसे पहला प्यार नहीं भुलाया जाता, नहीं रो नहीं रहा, जैसे पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, बिल्कुल इसी तरह ये टॉपिक्स भी इस तरह समझने हैं कि भाई अब ये भूले नहीं जाएंगे। अब देखते ही आप बता दोगे कि क्या चक्कर है। वॉट इज़ मटीरियलिटी? अगर आपको याद हो, पहली क्लास में ही मैंने क्या बात की थी कि भाई ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, क्योंकि कोई गारंटी नहीं ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर इट प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटीरियल। ये टर्म पहली मीटिंग, आप देखें, आप स्टडी हब उठा लें, कोई भी बुक उठा लें ऑडिट की, हर पेज पे कहीं ना कहीं ये टर्म तो यूज़ हुई भी होती है, मटीरियलिटी, मटीरियल, मटीरियल, मटीरियल। व्हाट इज़ मटीरियल? सही है ना। अगर एक आम आदमी से पूछे तो उसके लिए तो मटीरियल रॉ मटीरियल होगा। आप एज एन अकाउंटेंट ऑडिटर, हमारे लिए मटीरियल क्या? हमारे लिए इसका सीधा मतलब इसके सीधे मायने ये हैं कि क्या ये जानकारी, वुड दिस इंफॉर्मेशन इज़ रेलिवेंट, इज़ वर्थ इट, यानी क्या हमारा जो यूज़र है। देखें, ये पूरी महफिल सजी किसके लिए? हमेशा एक बात को दिमाग में रखें, ये जो भी कंप्लायंस की, लॉ की, कंपनी लॉ, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, IS, IFRS, आइज़ा, ये महफिल सजी किसके लिए? ये महफिल सजी है यूज़र्स के लिए। यूज़र कौन? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने वाले सिर्फ शेयर होल्डर नहीं है। देखिए, आज की क्लास में ये बात रहेगी अभी, और तभी आपका दिमाग खुलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने वाले यूज़र सिर्फ शेयर होल्डर नहीं है, इसको पढ़ने वाले अदर स्टेक होल्डर्स भी, इसको गवर्नमेंट भी पढ़ती है, इसको टैक्स डिपार्टमेंट भी आपका देखता है, इसको SEC USA, SEC पाकिस्तान, इंडिया, ये भी देखते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, इसको सप्लायर भी देखता है, कस्टमर भी देखता है, बैंकर भी देखता है, इसको एम्प्लॉय भी देखता है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ लाइक अ टेलीविज़न। टेलीविज़न एक ही है, सब अपने अपने मतलब का चैनल उसमें लगा के देखते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। कोई लिक्विडिटी को देख रहा है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहा है, कोई बैलेंस शीट साइड को देख रहा है, बैलेंस शीट में कोई एसेट साइड को देख रहा है, कोई लाइबिलिटी साइड, कोई बॉटम लाइन को देख रहा है, कोई रेवेन्यू, ऐसा ही है। तो अब सवाल ये है कि ये पूरी महफिल जो सजी है वो यूज़र के लिए सजी है, और अब हमें देखना ये है कि यूज़र के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस पर ही काम करें ना। क्योंकि इकॉनमी में रिसोर्सेज कम है, चाहे वो ऑडिटिंग हो, कंपनी हो, सब कुछ रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। तो भाई ये रिसोर्सेज उधर लगाओ, उन प्रोसीजर्स पे लगाओ जो यूज़र के लिए रेलेवेंट हो। जो यूज़र के लिए रेलेवेंट ही नहीं है, जो यूज़र के लिए रेलेवेंट ही नहीं है, उस पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, उस पर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी को आप क्या कहते हो? मटीरियलिटी। यानी मटीरियल से मुराद क्या है? जब हम कहते हैं यार दिस थिंग इज़ इममटीरियल, दिस इंफॉर्मेशन इज़ इममटीरियल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जानकारी यूज़र को पता चल जाए या ना पता चले, इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट द डिसीजन ऑफ द यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मटेरियल किसको कहते हैं? कि अगर ये जानकारी पता चल जाए यूज़र को, तो उसका अगर पहले फैसला X था तो अब उसका फैसला Y हो जाएगा। यानी इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट द डिसीजन ऑफ द यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मज़े की बात यह है
कि हम आज तक क्या सोचते आए हैं कि मटीरियलिटी किसी फिगर का नाम है, जो कि किसी हद तक बात सही है, किसी अमाउंट का नाम है? यानी हमारे लिए मटीरियलिटी सिर्फ एक फाइनेंशियल बात है, या जिसको मैं बोलूँ क्वांटिटेटिव बात है। क्या हाँ यार, इतने डॉलर्स हैं तो वो मटेरियल है, इससे नीचे डॉलर्स हैं तो वो इममटीरियल है, ऐसे ही है ना। यानी हम लोग चीज़ों को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से ही देखते आए। अच्छा, ये नए बच्चे के साथ बहुत होता है। व्हेन यू गो टू द ऑडिट फर्म, देखिए ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट फर्म में भी तो जाना ही है ना, चीज़ों को इस तरह देखें। अच्छा, मज़े की बात पता क्या है, मैं तो पूरी दुनिया घूमता हूँ, तो जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स, फॉलोवर्स, हर शहर, हर मुल्क, हर जगह मौजूद है। कोई ऐसा कॉन्टिनेंट, कोई ऐसा शहर है ही नहीं जहाँ नहीं हो। और हम वहाँ मीटअप्स भी करते हैं, लोगों से मिलते हैं। इतनी मज़े की बात होती है कि उनको वो 20-20 साल पहले जो एग्जाम्पल मैंने दी होती है वो मुझे सुनाते हैं, यानी ये कितना मोटिवेटिंग है। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दूंगा वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, फिर बस वो रह गया फिर, सही है ना। तो इसीलिए इस तरह सुने इसको। देखिए, जब बच्चे नए नए फर्म में जाते हैं ना, तो उनके लिए बड़ा होता है कि वो बार बार चीज़ें लेके आते हैं मैनेजर। ओ आई फाउंड दिस, ओ देखो इस ट्रांजैक्शन में देयर इज़ नो ऑथराइजेशन, अरे यहाँ पर 2 लिखा था, इधर होना 3 चाहिए था। वो बोलता है, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट होती है बच्चों को, वो बोलता है हाँ भाई ठीक है, लेकिन क्यों क्यों वो इतनी उसको लिफ्ट नहीं कराता? उसकी वजह ये है कि वो बातें बड़ी इममटीरियल कर रहे होते हैं और उसकी कोई अहमियत होती नहीं है अल्टीमेट एक्टिविटी के लिए। और जो यूज़र है, हाँ वो बोलता है ठीक है यार, इस पर क्यों इतना टाइम है। लेकिन बच्चा नया होता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट, अब ज़रा गौर से सुने। देखिए, आप एक चीज़ लेके आ गए कि जी मैंने $1 मिलियन का एक एरर पकड़ लिया है। $1 मिलियन का एरर पकड़ लिया आपने, सही है भाई, और एरर है, कोई गलत बात नहीं है, नज़र आ रहा है वो एरर। यानी कोई ओवर स्टेटमेंट है, कोई अंडर स्टेटमेंट है, कोई ओमिशन है, कुछ भी है, $1 मिलियन का एक मसला आपने पकड़ लिया, जो कि फैक्ट है। अच्छा, मैं ये भी कह रहा हूँ फैक्चुअल बात, लेकिन मैं आपको ये कैसे बताऊं कि ये वो कंपनी है जिसका $100 बिलियन का रेवेन्यू है। $100 बिलियन, 1 बिलियन में कितने मिलियंस होते हैं? 1000 मिलियंस होते हैं। 1000 मिलियन सिर्फ 1 बिलियन में होते हैं। ये 100 बिलियन की कंपनी है, इसके आगे जीरोस कितने होंगे? और फिर इसको अगर आप कोई और ये डॉलर भी आगे मैंने लिखा है, करेंसी में बदले तो ये तो क्या हो गई बात। तो आप बताइए, ये $1 मिलियन कोई वैल्यू रखता है कि ये मौजूद हो या ना हो? ये एरर पता चले शेयर होल्डर को या ना पता चले, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? सोचें थोड़ी देर, वरना कहने को $1 मिलियन है यार, $1 मिलियन है। लेकिन सवाल ये है कि जब मैं इसको इस कंपनी में देखता हूँ तो इसकी कोई औकात ही नहीं है, इसकी कोई औकात ही नहीं है, ये कोई वैल्यू ही नहीं रखता। माना 1 मिलियन है तो क्या हुआ, सही है ना। तो पता ये चला ये अमाउंट इममटीरियल है, ये इममटीरियल है। अब आपने कहा सर ने मुझे समझाया था $1 मिलियन इममटीरियल होता है और मैं ऐसे ही गेम खेलूंगा, ऐसे ही अप्लाई करूंगा, हर जगह जाऊंगा। आप फिर एक दूसरी कंपनी में पहुंचे और उस कंपनी का टोटल रेवेन्यू $2 मिलियन है। ये भी अच्छी कंपनी है, $2 मिलियन इसका रेवेन्यू है। आपने कहा यार 1 मिलियन का जो एरर होता है वो बर्दाश्त। ओ भाई 50% है, ये 50% है। इसका मतलब मटीरियलिटी किसी एब्सोल्यूट चीज़ का नाम नहीं है, ये है रिलेटिव। यानी ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि ये फिक्स है, ये अमाउंट, कि ये अमाउंट ही मटीरियल ना। अब यूँ सोचें, आपकी सैलरी है, आपकी एक सैलरी है लेट्स से 1 मिलियन, उसमें से किसी ने ₹50 निकाल लिए, 1 मिलियन में से ₹50 किसी ने निकाल ली। अब आप बताइए, ज़रा सोचें, 1 मिलियन में से ₹50 निकल गए, आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? आर यू गोइंग टू नोटिस दिस थिंग? नो। 1 मिलियन में 10 लाख रुपये में से ₹50 निकले, यू डोंट केयर। लेकिन अगर उसी 1 मिलियन में से 1.5 लाख रुपए निकल जाए तो ये टोटल 15% बनता है। तो अब आप बोलोगे यार ये तो मैटर करता है, ये बात तो मैटर करती है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखना ये है कि ये कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, ये कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है कि भाई एक कंपनी के लिए जो है। अच्छा, इसी तरह
आपने कहा 50 रुपये मुझे फ़र्क नहीं पड़ते, लेकिन एक शख्स जिसकी तनख्वाह ही 500 रुपये है तो उसके लिए तो 50 रुपये मैटर करते हैं ना, क्योंकि उसकी तनख्वाह का तो ये क्या हो गया, उसकी तनख्वाह का ये 10% हो गया मामला। कहानी समझ आई नहीं आई मुझे ये बताएं, है ना, उसकी तनख्वाह का तो ये मामला 10% हो गया। तो मटीरियलिटी क्या है भाई, मटीरियलिटी, अच्छा हम मटीरियलिटी को, मैंने फिर कहा कि हम किस तरह देख रहे हैं, हम मटीरियलिटी को देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डॉलर अमाउंट में। हम कहते हैं भाई ये डॉलर, यानी हम सिर्फ फाइनेंस, इसको फाइनेंशियल देख रहे हैं। अब देखें हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि मटीरियलिटी क्या है, एनी इंफॉर्मेशन, देखो इंफॉर्मेशन की टर्म यूज हुई, वरना पे टर्म ये भी यूज हो सकती थी एनी फिगर, एनी अमाउंट, एनी डॉलर, यूरो, पाउंड, व्हाटएवर। लेकिन यहाँ मटीरियलिटी की डेफिनेशन क्या है, वो कहती है एनी इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल भी हो सकती है और वो इंफॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। एनी इंफॉर्मेशन, कि अगर उस इंफॉर्मेशन में इफ़ इट इज़ ओमिटेड, इफ़ इट इज़ ओवर स्टेटेड, यानी अगर 2 की जगह 4 लिख दिया, 4 की जगह 3 लिख दिया, या 3 लिखना था और 0 ही लिख दिया, एनी इंफॉर्मेशन कि जिसके ऊपर नीचे गायब होने से, उसके छेड़छाड़ से यूज़र के डिसीशंस पे इफ़ेक्ट पड़ जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन को आप क्या कहते हो, मटीरियल इंफॉर्मेशन। लेकिन मसले की बात यह है कि हम ये सारी बात जो कर रहे हैं वो अमाउंट पे कर रहे हैं। तो अब सर ये बताइए कि क्या अमाउंट के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम अमाउंट को नहीं देखते, बल्कि अमाउंट कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका नेचर भी देखते हैं। यानी मिसाल ज़रा गौर से सुनिएगा आप, तवज्जो से, बहुत तवज्जो चाहूँगा। अभी आपने क्या बोला कि मटीरियलिटी, बचपन से आज तक आप क्या पढ़ते आ रहे हो, क्वांटिटेटिव, कि अमाउंट मिलियन होगा, 1.5 मिलियन होगा, 2 मिलियन होगा, यानी डॉलर में ही बात कर रहे हो। लेकिन अब मैं क्या कहने वाला हूँ, क्वालिटेटिव, कि मटीरियलिटी का एक एस्पेक्ट क्वालिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, यहाँ तवज्जो चाहूँगा, सुने। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अमाउंट $1 हो या अमाउंट $1 बिलियन हो, वो $1 भी मटीरियल हो जाएगा, वो $1 भी मटीरियल हो जाएगा, और वो यूज़र की इंफॉर्मेशन, यूज़र के डिसीशन को हिला के रख देगा। आए, सेम कंपनी, अभी थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी, रेवेन्यू क्या था कंपनी का, $100 बिलियन, $100 बिलियन, सही है। और उधर हमने क्या बात की थी कि यार $1 मिलियन इसके लिए क्या है, इममटीरियल है, छोटी सी बात है, इग्नोर मारो। अब इसी कंपनी में मैं पता क्या बता रहा हूँ आपको, ज़रा गौर से सुनना। इसी कंपनी में एक छोटा सा इशू है, पता है कितना, 1 मिलियन का भी नहीं, अब तो मैं 1 मिलियन की बात नहीं कर रहा, अब मैं बोलता हूँ इस कंपनी में एक $100 का इशू है, सिर्फ $100 का, छोटी सी बात। वो हुआ ये है कि जो कंपनी का चेयरमैन है उसने रिश्वत ली है, टुक द ब्राइबरी ऑफ $100 बस, हाँ एक रिश्वत ली है, या एक उसने फ्रॉड किया है सिर्फ $100 का। आप बताइए क्या ये बात मटीरियल है या इममटीरियल, सोचे। अगर आप सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखोगे कि यार नंबर्स की बात करोगे, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई ये इममटीरियल बात है, भाई बिलियन की कंपनी यार, 100 रुपया क्या होता है। लेकिन अगर आप इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखोगे, आपको, आप ये सुने, अब ये बात मार्केट में आएगी कि इसके चेयरमैन को जेल होने वाली है, हथकड़ी, हैंडकफ। आप बताइए जब उसको जेल होगी, क्या ये बात यूज़र के लिए मामूली बात है, शेयर होल्डर के लिए मामूली बात है कि यार इनका जो चेयरमैन है कंपनी का, सीईओ जेल जाने वाला है। आप बताएं शेयर प्राइस पे इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, क्या मार्केट में रेपुटेशन गिर, कितनी बड़ी बात होगी। और आप कह रहे हो इममटीरियल बात है यार, छोटी मोटी बात है, छोटी मोटी चीज़ें तो ये बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं। दिलवाले दुल्हनिया में उसने यही कहा था ना शाहरुख खान, कि छोटी छोटी,
नहीं भाई, ये छोटी चीज़ नहीं है। तो साहब ये फिर बिलियन डॉलर है और ये मिलियन, आपने अभी थोड़ी देर पहले तो ये कहा था, आप क्या कर रहे हो भाई? मैंने वो बताया था क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, और अब मैं बता रहा हूँ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब ये हुआ, यू डोंट केयर अबाउट द नंबर्स, कि कोई नंबर बड़ा हो या छोटा हो फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि ये नेचर क्या है इसका, सर्कमस्टेंसेस क्या है। बड़ी मजे मजे की मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा। हाँ, ये हुआ क्यों है, वाई, ये हुआ क्यों है, ये है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। और ये बहुत बड़ी बात है, यानी मटीरियलिटी को सिर्फ नंबर से नहीं देखा जाता, बल्कि उसको नेचर और उस इवेंट के सर्कमस्टांसेस उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब क्वांटिटेटिव तो बच्चे समझ ही जाते हैं, कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो तो है ही नहीं ना कोई बड़ी बात। मज़े की बात है क्वालिटेटिव। तभी मैंने इसके लिए फिर कुछ एग्जांपल्स लिखी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि फिर चीज़ें बंदा भूल जाता है ना। आ जाए, पहली बात, पासिंग मार्क्स। सर एक मार्क है यार, एक मार्क्स से क्या होता है? अब आप बताएं, चले एक 100 मार्क्स का पेपर होता है, एक मार्क क्या होता है? मटीरियल या इमटीरियल? अगर क्वांटिटेटिवली सोचूं, क्वांटिटेटिवली, तो एक मार्क क्या है? इमटीरियल है। लेकिन अगर आप 49 पे खड़े हैं तो फिर एक मार्क क्या है? एक मार्क सब कुछ है। तो इसका मतलब कभी कभार वो एक मार्क ही सब कुछ हो जाता है, क्योंकि वो मामलात को बदल के रख देता है। तो इसका मतलब ये 1 मार्क, ये क्वालिटेटिवली इट इज मटीरियल, क्वांटिटेटिवली इट इज इमटीरियल। एक और मिसाल दूं, एक और मिसाल देता हूं, सुने सुने गौर से। एक बच्चा, उसके 89 मार्क्स आए, एक बच्चा उसके 89 मार्क्स आए, और एक बच्चा है जिसके 49.5 पे कहीं खड़ा है। और इस दफ़ा जो मार्कर है जिसने चेक किया है, वहाँ एक मार्क की गलती हुई है। तो जो 89 मार्क्स वाला है वो क्या बोलेगा? वो तो बोलेगा यार इमटीरियल बात है यार, एक मार्क है ना, 89 से 88 हो गए मेरे, यार एक गलती हुई थी, टेक्निकल ग्लिच था, एक हो गया। अबे ये वाले की तो जान निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि मामला पास से फेल हो गया है, पास से फेल हो गया है। अब आप बताइए, ये एक मार्क मटीरियल है, इमटीरियल है? यस इट इज मटीरियल, क्योंकि इसने सब कुछ बदल के रख दिया। इसी की दूसरी मिसाल ले लेते हैं, आए ऑडिट की। ये ले, एक कंपनी है जिसका मटीरियलिटी लेवल ऑडिटर ने कैलकुलेट किया, सब कुछ है, और वो $1 मिलियन बना, मिसाल के तौर पर, कि भाई मिलियन से नीचे की चीज़ यूज़र के लिए कोई बड़ी नहीं है, मिलियन से ऊपर की चीज़ यूज़र के लिए बड़ी है। मिलियन से नीचे की चीज़ यूज़र के लिए वही, जिसको हम मटीरियलिटी कहते हैं। अच्छा, इस जगह एक एरर हुआ है $20,000 का। कितने का एरर हुआ है? $20,000। अच्छा, इस दफ़ा इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पता है कितना है? $18,000। इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है? $18,000। ये बड़ी कंपनी है, इसके एक्सपेंसेस भी होंगे, इसके रेवेन्यूज भी होंगे, सब कुछ है। और इसका जो कैलकुलेट किया गया था मटीरियलिटी लेवल कितना था? 1 मिलियन। इसका मतलब जब ऑडिट हो रहा होगा तो मिलियन से नीचे की चीज़ें इमटीरियल, मिलियन से ऊपर की चीज़ें मटीरियल, सही है ना? और इनके यूजर सब हैप्पी है कि हाँ भाई हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है 1 मिलियन का। इस कंपनी में एक प्रॉफिट कितना आ रहा है? $18,000, थाउजेंड्स में 18,000, जो बॉटम लाइन है। इस कंपनी में एक एरर हुआ है $20,000 का, जिसकी वजह से वो पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया और $2,000 लॉस नजर आ रहा है। आप बताइए, माना इस कंपनी का मटीरियलिटी लेवल $1 मिलियन है, लेकिन क्या ये $20,000 के जो एरर हुआ है, क्या ये मटीरियल है, इमटीरियल है? समझ गए ना सर? क्वांटिटेटिवली तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन क्वालिटेटिवली इसने पता है क्या किया? इसने एक प्रॉफिट कंपनी को लॉस कंपनी कर दिया, यानी जो अर्निंग पर शेयर नीचे वो नेगेटिव हो गया। आप बताइए मार्केट का रुझान क्या होगा? हाँ भाई, सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज निकालो, ये आ गई, लॉस मेकिंग निकालो, उसमें आपकी कंपनी आगे खड़ी हो गई और लोग इसके शेयर्स बेच रहे होंगे। ये बात मटीरियल है या इमटीरियल है? ये मटीरियल है, इससे बड़ी क्या इंफॉर्मेशन होगी? एक हो गया। चलें एक और मिसाल देता हूं, डेप्रिसिएशन। वही कंपनी है, $1 मिलियन इसका मटीरियलिटी लेवल है, सब कुछ है। आप एसेट्स तो समझते हो ना, फिक्स एसेट? और अगर नहीं समझते हो तो फिर से चलो, मैं आपको बचपन में ले जाके अकाउंटिंग पढ़ा, और आप डेप्रिसिएशन भी समझते हो, और आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी समझते हो।
एक कंपनी का, इसी कंपनी का एसेट है $1000 का, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है $1001। $1 से डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज हुई है, यानी एसेट की टोटल वैल्यू क्या है $1000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हुई है चार्ज 1001। क्या ये $1 मटीरियल है इमटीरियल है? क्वांटिटेटिवली देखूं तो हम बोलते हैं यार इमटीरियल $1 ही तो है। क्वालिटेटिवली देखूं तो क्या है भाई? क्वालिटेटिवली देखूं तो ये पूरे सिस्टम की एक वीकनेस है, बहुत बड़ी ये मटीरियल बात है। कैसे हो गया कि द एसेट वैल्यू वाज $1000 and you depreciated and overall depreciation is $1001? How is that possible? It's a weakness of the system. This $1 cannot be, eliminated and cannot be ignored. This is material qualitative. कंपनी का मटीरियलिटी लेवल अगेन $1 million है, सब कुछ है, बड़े अच्छे प्रॉफिट्स हैं, बिलियंस, एवरीथिंग। सीईओ की सैलरी में एक अंडर स्टेटमेंट हुई है $5000 की। क्या ये मटीरियल है इमटीरियल है? क्वांटिटेटिवली तो हम बोलेंगे इमटीरियल है, $5000 है, लेकिन डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, सीईओ सैलरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया यूजर्स वांट टू सी। तो इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट भी मटीरियल हो गया, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। बैंक लोन, आप लोगों ने जब छोटे थे तो वो पढ़े थे रेशियोज, वो जो रेशियोज जो आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो और करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल, ये देखिए ना रेशियोज छोटे। पता चला बैंक ने आपको लोन दिया हुआ है और उसने कंडीशन लगाई हुई है। वो कंडीशन ये लगी हुई है कि भाई 2:1 का रेशियो होना चाहिए, वरना पे लोन तुम्हें रीपेमेंट करनी पड़ेगी, सीधी बात है। आपकी जो अकाउंटिंग है उसमें मटीरियलिटी लेवल $1 million है, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब। एक छोटा सा एसेट में एरर हुआ है जिसकी वजह से ये रेशो 2:1 के बजाय 2:0.5 या कुछ इस तरह हो गया, थोड़ा सा छिड़ा है। आपको बताया ये थोड़ा सा छिड़ना, ये रेशो का थोड़ा सा छिड़ना, बैंक आपके सर पे आ जाएगा एंड नॉकिंग द डोर एंड आस्किंग फॉर रीपेमेंट, यानी पूरे सर्कमस्टेंसेस ही बदल गए। अब आप जैसा बच्चा बोले नहीं सर ये तो छोटा सा एरर था, ये तो इमटीरियल है, ये बेटा क्वांटिटेटिवली इमटीरियल है, क्वालिटेटिवली तबाही है ये। आए और मिसाल, बोनस मैनिपुलेशन। कंपनी को बोनस मिले, मैनेजमेंट को बोनस मिलेगा जब प्रॉफिट हिट करेगा $X million। अब आप समझते जा रहे हो, एक छोटा सा एरर हुआ है जिसकी वजह से वही जो आपके 50 मार्क्स थे ना, आप 49 पे आके खड़े हो गए। घर में कितने चित्र पड़ेंगे? अब आप उनको समझाओगे यार ये 1 का एरर हुआ है, ये वो, अबे बोलेंगे 1 कोई बात नहीं रखती, 1 मार्क कोई बड़ी। आप कैसे पिताजी को समझाओगे कि भाई यहाँ पर 1 मार्क ही सब कुछ था, अगर 1 मार्क आ जाता तो आज हम सब डिनर पे जाते हैं, रात को कोई अच्छा सा बड़ा डिनर होता, हाँ हैप्पी डिनर होता आज। लेकिन यही मामला बोनस मैनिपुलेशन में हो गया कि भाई थोड़े से एरर से उन्होंने बोनस को या तो मैनिपुलेट कर दिया, बढ़ा दिया ताकि इस थ्रेशोल्ड पे पहुंचेंगे तो बोनस मिलेगा, तो वो छोटी सी चीज़ भी क्या हो गई, मटीरियल हो गई। फ्रॉड वर्सेस एरर, $200 है यार, इमटीरियल है। हाँ इमटीरियल है जब एरर हुआ हो। अगर आपको पता चल जाए ना आपके घर में एम्प्लॉय ने यार $200 की, यार वो गलती से यार, अरे वो गलत नोट आ गए, ओ कोई नहीं, अरे $200 थे यार वो हवा से उड़ गए, ओ कोई बात नहीं, टेक्सास में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, होता है। जैसे आप बोल रहे हैं इसने $200 चोरी से जेब में रखे हैं, एकदम पूरे घर वाले एक्टिव हो जाएंगे। अब कहने को $200, नॉट इवन $1, लेकिन यार ये चोरी है, तो चोरी पे वैसे ही क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। मस्जिद का मौलवी हो, चर्च का पादरी हो, मंदिर में हो, कोई भी हो, और अगर ये पता चल जाए मोहल्ले वालों को कि इसने $1 की चोरी की है, तो लोगों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई हम तो इसको फॉलो करने जाते हैं। और अब वो बाहर निकल के बोले यार मैंने $1 की तो चोरी की है, तो हम बोलेंगे हाँ वो $1 क्वांटिटेटिवली इमटीरियल है, लेकिन क्वालिटेटिवली हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर ये हमारा कोई चौकीदार कर लेता तो उसको छोड़ा जा सकता था, लेकिन ये तुमने की है चोरी। आए और सुने, कैसी एग्जाम्पल है यार मजे की। इन्वायरमेंटल वायलेशन, कुछ डॉलर्स की इन्वायरमेंटल वायलेशन हुई है, बहुत बड़ा केस हो जाएगा,
बहुत बड़ा केस हो जाएगा। अब एनजीओज एक्टिव हो जाएंगी, तो क्या मतलब, वो छोटी सी हरकत भी, वो जो इन्वायरमेंटल वायलेशन हुई है, दैट इज मटीरियल। बहुत बड़ा फेमस केस था, हम लोग स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप वाले कोर्स में पढ़ाते भी हैं, वॉक्स वैगन का केस, वॉक्स वैगन कार का केस, इधर मैं बात नहीं कर सकता। देन कम्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आप लोग पढ़ के आए होंगे अपने F7 में, F3 में कहीं, कि जहां पर ऐसी ट्रांजैक्शन हुई हो, जैसे मशीनें बेची गई हैं, पुरानी मशीनें बहुत कम अमाउंट में बेची, सही है, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन थी, कुछ भी था, लेकिन सीईओ के भाई को बेची गई हैं, तो ये बात डिस्क्लोजर देना ही होगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इसकी बीवी के पास इतने शेयर हैं, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इससे माल खरीदा, ये डायरेक्टर की बहन है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब कहने को 500 रुपए की ट्रांजैक्शन थी, हाँ, कुछ भी वैल्यू नहीं रखती, लेकिन उसका डिस्क्लोजर देना होगा। सर अब इसका डिस्क्लोजर देने की क्या जरूरत है, क्या ये मटेरियल है? यस, क्वांटिटेटिवली इट इज नॉट मटेरियल, क्वालिटेटिवली इट इज मटेरियल। यू आर डूइंग द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बात, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए, अरे 10 फॉलोवर ही तो आपके छोड़ के चले गए, जिसके 20 ही फॉलोवर हो उसके 10 फॉलोवर छोड़ के चले जाएं, तो क्या होगा मतलब इसका मतलब आधे पे वो आके खड़ा हो गया। लेकिन वही 10 फॉलोवर, एक बंदे के 1 मिलियन फॉलोवर है, 10 छोड़ के भी चले गए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, सोशल मीडिया चले। नॉन कंप्लायंस, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन थोड़े से पैसों में लॉ को तोड़ा गया, वही जो मैंने मिसाल दी थी शुरू में, कोई ब्राइबरी, कोई ऐसी चीज हुई है, नॉन कंप्लायंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मटीरियलिटी है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मटीरियलिटी है। ये नंबर 1 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हरकत खतरनाक है। यही बात डायरेक्टर्स फ्रॉड जो हमने 2-3 दफ़ा की, कि अगर डायरेक्टर फ्रॉड कर रहा हो तो यार ये बहुत बड़ी बात है ना, कि अब वो कहें यार ये तो $1 का ही फ्रॉड था, $2 का फ्रॉड था, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? भाई ये फ्रॉड किया किसने? ये डायरेक्टर ने फ्रॉड किया है, और इससे बाकायदा पूरी शेयर बाज़ार हिलने वाली है। कहानी समझ गए? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिफाइबल एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मटीरियलिटी। यानी मटीरियलिटी ऑडिटर को दोनों एस्पेक्ट से देखना है, मटीरियलिटी एक्चुअली है ही दोनों एस्पेक्ट से देखने वाली। नंबर्स का एस्पेक्ट भी देखना होता है, और कहीं पे नंबर इररेलेवेंट हो जाते हैं, और आपको देखना पड़ता है कि ये केस किस नौइयत का है, नेचर, सर्कमस्टांसेस, ये किसने किया है, क्यों किया है, इस पर बात करनी थी। कहानी समझ आई है नहीं आई है? हाँ, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि भाई मटीरियलिटी है क्या, व्हाट इज मटीरियलिटी? एन इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, यानी इट कुड बी अमाउंट, इट कुड बी नेचर, सर्कमस्टांसेस, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एनी इंफॉर्मेशन इफ ओमिटेड, if misstated, if understated, कुछ भी उसमें हो, and if it affects the decision of the user of the financial। अच्छा, डिसीजन का मतलब तो समझते हो ना? एक मिनट जरा मैं इसको, let me remove it। डिसीजन का मतलब तो समझते हो नहीं समझते हो? कितनी जगह ये सुनते, नैरोइंग द चॉइसेस। डिसीजन का मतलब क्या होता है? नैरोइंग द चॉइसेस। क्या मैं ACCA करूं या मैं ICAW करूं? नैरोइंग द चॉइसेस। मेरे पास 4 ऑप्शन है, क्या मैं ग्रीन कलर की शर्ट पहनूं, ब्लू, वाइट, नैरोइंग द चॉइसेस, और एक को सिलेक्ट करना। जब मैं कह रहा हूँ, ओह ये मैंने सैन फ्रांसिस्को इधर लिखा था, अच्छा इसकी एग्जांपल देनी थी आपको, देखो देखिए लिखा हुआ कैसा काम आ रहा है, तभी मैं लिख लेता हूँ। चलें पहले एग्जांपल सुन लें सैन फ्रांसिस्को की, वरना भूल जाएंगे। सैन फ्रांसिस्को के, ये ज़ाहिर सिटी के बारे में आपने सुना तो होगा हमेशा, कैलिफोर्निया का सिटी, और एक ऐसा सिटी जो ज़ाहिर हब है, कि जहाँ पर आपको चाहे एप्पल मिल जाए, फेसबुक मिल जाए, या नहीं यूँ समझे कि टेक वालों का हब। जब मैं सैन फ्रांसिस्को कोविड से पहले जाता था, क्या मज़े की जगह होती थी सैन फ्रांसिस्को, और जब मैं कोविड के बाद गया, यानी क्या उजाड़पन आ गया। खैर वो सारे उसके इकोनॉमिक मसाइल उड़ी, मैं उसके ऊपर आपको एक इममटीरियल और मटीरियल की एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपको पता है सैन फ्रांसिस्को से, स्पेशली उसके डाउनटाउन से, बड़े बड़े स्टोर्स चले गए छोड़ के। बोलेंगे यार भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सैन फ्रांसिस्को एंड ऑल दैट, क्योंकि रोडों पे गर्दुल्ले और नशेड़ी और बेवड़े और ये सब बैठे। अब वो करते क्या है भाई, ये मेरी नज़रों से देखी हुई चीज़, और मैं आपको लॉ बताऊँ। वो आते हैं, स्टोर में जाते हैं, चीज़ें उठाते हैं और भाग जाते हैं। अच्छा, यूएस के रिटेल में ये है कि भाई जब रिटेल में आप काम करते हो तो आपको पहले ही समझा दिया जाता है कि अपनी जान को ख़तरे में नहीं डालना, क्योंकि सबके पास घोड़ा लगा हुआ है, घोड़ा मीन्स गन, सही है ना? तो आपको अगर कोई आता है, चीज़ें उठाता है, भाई आप कुछ नहीं बोल सकते, जाओ भाई लेके जाओ,
खत्म, सही है ना। इस पे कभी और डिटेल बात होगी। अब सुने, अब वहाँ लॉ ये है कि भाई अगर लोगों ने चोरी की तो पुलिस हर चीज़ पे आएगी नहीं कि यार वो इसने $25 की चोरी कर दी, $100 की, इतने डॉलर की। तो उन्होंने भी एक थ्रेशोल्ड रखा। देखिए बात क्या हो रही है, वही मटीरियलिटी लेवल। वो एक ऐसा अमाउंट रखा हुआ है एक टाइम पे अराउंड $900 इस तरह कि भाई अब $900 उस स्टोर के लिए मटेरियल हो सकता है या एग्रीगेट मटेरियल हो सकता है कि दिन में कितनी दफ़ा $900 की चोरियाँ हो गई। वो चोरी करके जाते हैं, छीन के जाते हैं बाहर। अगर पुलिस खड़ी भी है तो कुछ भाई हमारे काम नहीं, जब इससे ऊपर होगा तो केस होगा, रिपोर्ट होगा। लोगों ने कहा माफ़ कर दो। मैंने बाकायदा वहाँ देखा है गोश्त के पैकेट, वो बाकायदा लॉक में, मैंने लॉक में देखे कि भाई आपको जाके बताना पड़ता है कि भाई इसका लॉक खोलो, मुझे बाय करना है, और फिर आप बाय करोगे। सोचें तो ये क्या हो रहा है, ये भी तो वही पॉइंट हो रहा है कि यार मैं क्या करूं, ये क्वांटिफाइबल एस्पेक्ट है। कॉल चोरी तो चोरी है, लेकिन भाई चोरी का भी उन्होंने एक अमाउंट सेट कर दिया कि भाई इस अमाउंट। इसी तरह कोविड के टाइम पे भी ये था कि भाई हम हर कॉल पे नहीं आएंगे, हर छोटी मोटी कॉल पे दर्द हो गया ये, क्योंकि वहाँ तो 911 कॉल होती है यूएस में। तो शुरू में ही समझा दी गई थी बात कि भाई हर कॉल पे नहीं आया जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर कोई बहुत मटीरियल अगर इंफॉर्मेशन, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, घर में आग लग गई, ये बात हो सकती है, तो उस पर 911 गाड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जी वो अभी मेरी साइकिल चोरी हो गई तो अभी ना, मटीरियलिटी लेवल। देखिए अब मटीरियलिटी क्या हुई, देखिए फिर अब ज़रा गौर से इधर सुने, कितना मज़े का कि भाई एनी इन्फॉर्मेशन जो आपके, और मैंने अभी क्या बोला, डिसीशन का मतलब क्या, नैरोइंग द चॉइस, कि जब आपके पास ऑप्शन हो और आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करो। तो मटीरियलिटी वो इंफॉर्मेशन है कि अगर वो यूज़र को पता चल जाए, यानी उसकी गड़बड़, उसका एरर, उसकी ओमिशन अगर यूज़र को पता चल जाए, तो अगर पहले उसका डिसीजन एक्स था तो अब उसका डिसीजन एक्स नहीं होगा बल्कि वाई होगा, यानी उसका डिसीजन ही चेंज हो गया, शेयर होल्डर का फैसला ही चेंज हो गया, बैंकर का फैसला ही चेंज हो गया। और फिर मैंने आपको एक बात बताई कि मटीरियलिटी कोई एब्सोल्यूट नंबर का नाम नहीं है। अब तवज्जो चाहूँगा, फिर से तवज्जो चाहूँगा। कंपनी ए के लिए जो अमाउंट मटेरियल है वो कंपनी बी के लिए इममटीरियल होगा। अब ज़रा गौर, अब तवज्जो चाहूँगा, ये तो हो गई थी बात, अब तवज्जो चाहूँगा। कंपनी ए में अगर मटेरियल अमाउंट है $1 मिलियन, तो क्या हर साल वही मटेरियल रहेगा? इसका मतलब मटीरियलिटी चेंज होती रहती है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी, सेक्टर टू सेक्टर, पीरियड टू पीरियड, नो मैटर सेम कंपनी के इसी कंपनी में इस साल $1 मिलियन मटीरियल है, अगले साल मटीरियलिटी लेवल चेंज हो जाए। अच्छा एक और बात, मटीरियलिटी चेंज होती रहती है सेम कंपनी में, प्रॉफिट एंड लॉस में मटीरियलिटी कुछ और होगी, बैलेंस शीट में कुछ और होगी। कैसे? सोचें, एक डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट, अगर आप एक डेंटिस्ट की बैलेंस शीट देखें तो आप बोलोगे भाई यार कितना गरीब आदमी यार, इसको थोड़े पैसे दे दो यार, ये बहुत 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 गरीब है यार, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट में कुछ होता ही नहीं, एक कुर्सी होती है बस, वो एक चेयर पड़ी होती है, लेकिन उस चेयर पे जो लिटा लिटा के वो काम करता है, तो इसका मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, फिक्स एसेट तो कुछ भी नहीं है। हम बोले गरीब सी कंपनी है, लेकिन अगर वही प्रॉफिट एंड लॉस और रेवेन्यू की फिगर उठा के देख ले, बंदा हैरान हो जाए यार क्या हो रहा है। इसी तरह जैसे सर्विस सेक्टर में, जैसे कॉलेजेस में, अब हमारे कॉलेज में क्या होगा, बैलेंस शीट साइड तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए, क्या होगी भाई, कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट, एक लैपटॉप है, आईपैड है, और क्या होगा, छोटी मोटी कुर्सियाँ हैं, और रेवेन्यू साइड ही बड़ी होती है ना। तो इसका मतलब जो चीज़ यहाँ पे मटेरियल है वो यहाँ पे मटेरियल होगी। अच्छा और मिसाल, मटीरियलिटी लेवल चेंज हो जाता है अकाउंट बैलेंस टू अकाउंट बैलेंस। एक कंपनी जिसकी इन्वेंटोरी कोई पता नहीं कितने 100 मिलियन की है, लेकिन उसी में हो सकता है कोई पेड अप कैपिटल हो गया, या हो सकता है कोई लाइबिलिटी की फिगर हो गई, या कोई XYZ चीज़ वो बहुत छोटी सी हो, एक्सपेंसेस उसके कुछ भी नहीं हो, माइनर से हो, तो पता चला अकाउंट बैलेंस टू अकाउंट बैलेंस भी मटीरियलिटी लेवल चेंज होता है। देखिए मटीरियलिटी लेवल इतना इंपॉर्टेंट है ऑडिटर के लिए, यूज़र्स के लिए, स्पेशली हम जब ऑडिटर की बात कर रहे हैं तो ये, अब आप एक झटका अभी आपके दिमाग में एक सवाल बनना चाहिए, वो सवाल क्या बनना चाहिए, देखें आपके दिमाग में सवाल ये बनेगा कि ये $1 मिलियन जो आप कह रहे हो कि ये मटेरियल है, ये कैसे पता चलेगा, ये कौन बताता है, AGM में शेयर होल्डर बताता है? तवज्जो चाहूँगा, ये देखें, जब आप कहते हो इस कंपनी का मटीरियलिटी लेवल
$1 मिलियन है। यानी इसका मतलब ये है कि $1 मिलियन से नीचे के एरर होंगे तो जो आखिर में ऑडिट रिपोर्ट बनेगी वो मॉडिफाई नहीं होगी, यानी उसमें मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, क्योंकि इमटीरियल यानी अगर 1 मिलियन की जगह $0.5 मिलियन के कोई एरर्स हैं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं स्टिल यही लिखूंगा, बेस्ड ऑन आवर ऑडिट इन आवर ओपिनियन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मैं आपके सामने बहुत मुश्किल वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता इस वक्त, क्योंकि आपने अभी रिपोर्ट नहीं पढ़ा, इसलिए मैं ईजी वर्ड कह रहा हूँ कि भाई मैं रिपोर्ट को ख़राब नहीं करूँगा। मैं ये नहीं कहता क्वालिफाई मॉडिफाई, ये वर्ड मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं रिपोर्ट को ख़राब नहीं करूँगा। अब बोलोगे क्यों नहीं कर रहे हो यार, $500,000 की ओवर स्टेटमेंट है, अंडर स्टेटमेंट है। अभी $500,000 की है, जब तक वो मिलियन तक नहीं पहुँचेगी या उससे ऊपर नहीं जाएगी मैं रिपोर्ट को नहीं छेड़ सकता। क्यों? क्योंकि यूज़र्स को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या हुआ है, इससे नीचे नीचे जो अमाउंट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपका मुझसे एक सवाल होना चाहिए, वो सवाल क्या है, ये $1 मिलियन किसने डिसाइड किया, ये लेवल किसने डिसाइड किया, ये लेवल किसने डिसाइड किया कि $1 मिलियन ही मटेरियल है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किसने डिसाइड किया। आज ये डिसाइड किया है ऑडिटर ने, ये ऑडिटर ने डिसाइड किया। और अगर आपको याद हो मेरा लेक्चर प्लानिंग, ये ऑडिटर ने डिसाइड किया है कि भाई इस कंपनी का मटीरियलिटी लेवल $1 मिलियन होगा। और इसने ये क्यों डिसाइड किया है, अब आप ये सोचें, यही तो उसकी प्रोफेशनल जजमेंट है, यही तो उसकी वो निगाहें हैं, वो नज़रें हैं कि हाँ यार इस कंपनी का $1 मिलियन होगा, इसका $500,000 होगा, उस क्लाइंट पे जो तुम जा रहे हो उसका $200,000 होगा, और ये इतना गरीब क्लाइंट है कि इसका $200 होगा, कि $200 पे इसके शेयर होल्डर चीखना शुरू कर देते हैं। ये ऐसी सेठिया कंपनी, ये किसने डिसाइड किया, ये ऑडिटर ने डिसाइड किया। और ये है उसकी मज़े की जजमेंट, अपनी जजमेंट से। हाँ बेंचमार्क हैं, हाँ इधर देखें, हाँ बेंचमार्क हैं। कैसे बेंचमार्क हैं, इधर देखें, कैसे बेंचमार्क हैं भाई, बेंचमार्क हैं, कैसे बेंचमार्क है, ज़रा गौर से सुन लीजिए। नॉर्मली आप देखते हो ना कि भाई $1 मिलियन कैसे आया, बोला रेवेन्यू का, जो भी कंपनी का रेवेन्यू है उसका 0.5 to 1%, यानी अगर एक कंपनी का रेवेन्यू है लेट्स से $100,000 तो उसका मटीरियलिटी लेवल क्या हुआ, हमने कहा भाई लेट्स से $1,000, ये उसका लेकिन एक कंपनी है जिसका मटीरियलिटी लेवल, जिसका रेवेन्यू है $1 मिलियन, तो उसका, तो इसका मतलब हमने ये एक परसेंटेज निकाल ली। इसी तरह हमने कभी समटाइम परसेंटेज लोग निकाल लेते हैं जीपी की, कि जीपी का लेट्स से 2%, 2.5% कुछ निकाल लेते हैं एक्सपेंसेस की, कुछ निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट। ये एक बेंचमार्क है कि 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, कि जितना भी कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसका 5% हम निकालेंगे, वो मटेरियल होगा। कहीं पे क्या होता है भाई, टोटल एसेट्स की फिगर, आप समझ गए, ये बेंचमार्क है। लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या है, ऑडिटर की जजमेंट। देखिए अगर बहुत तवज्जो फिर से चाहूँगा, आप खुद सोचें, अगर मटीरियलिटी लेवल डिसाइड ना हो, अगर आपको ये पता ही ना हो कि वो कौन सा अमाउंट है जिससे नीचे मामलात इजी हैं, जिसके ऊपर मामला पूरी रिपोर्ट शेयर होल्डर सब चिल्लाएंगे, तो आप ऑडिट कैसे करोगे, आप प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करोगे, आप सैंपल साइज कैसे लाओगे, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो आप बोलोगे यार मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किधर जाके रुकना है, ये कौन सा लेवल है। यानी अगर आपको आपके पासिंग मार्क्स ही ना पता हो, अगर आपको आपके पासिंग मार्क्स ही नहीं पता, how will you prepare, how will you plan, how will you take your examination, how will, like what is your strategy now, कोई स्ट्रेटजी कि भाई पास पेपर कितने करूं, क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे 20 मार्क्स पासिंग है या 50 हैं या 100 हैं या क्या है, मुझे तो ये बात पता ही नहीं, मैं तो फंस गया बिल्कुल। कहानी समझ रहे, ये है। तो इसीलिए कुछ, अब आपका एक और सवाल भी होना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपका सवाल भी बनता है कि सर ये, एक तो बात हो गई जजमेंट, ऑडिटर की जजमेंट तो बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो देखता है इंडस्ट्री साइज, एनवायरनमेंट, सब कुछ, और पास्ट एक्सपीरियंस, तो बोलता है भाई इस कंपनी का मटीरियलिटी लेवल ये होगा। लेकिन ये फिगर आई कैसे, तो आपने कहा ये बेंचमार्क्स हैं कुछ, रेवेन्यू, जीपी का परसेंटेज, नेट प्रॉफिट। अब आप मुझसे एक सवाल ये भी करोगे
कि क्यों ये 2-3 अकाउंट ही ऐसे होते हैं, क्यों ये 2-3 अकाउंट ही ऐसे होते हैं जिनकी ही परसेंटेज ली जाती है, जैसे रेवेन्यू का, जैसे टोटल एसेट्स का, जैसे नेट प्रॉफिट का। क्या वजह है कि ये 2-3 अकाउंट होते हैं, इसी के ऊपर आप सर्टेन परसेंटेज अप्लाई करते हो और आप बोलते हो ये मटीरियल है। वजह बताऊं? वजह बताऊं? ये देखें, क्योंकि ये 2-3 अकाउंट ही ऐसे हैं जिसको यूज़र देखता है। यस और नो? एसेट्स। आप बताइए, चलें आप अपने ऊपर रख लें, आप शेयर होल्डर हैं। आप जब कोई कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, या फॉर एग्जांपल यू ऑलरेडी परचेज द शेयर, नाउ यू हैव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप क्या देखते हो उसमें? बोलते हो यार मैं ज़रा जाके देख लूँ रेंट कितना है। नो। एचवेक कितना? नो। यार मैं ज़रा देख लूँ इसका पैटी कैश। नो। आप भी इन्हीं अकाउंट को देखते हो। यार इसकी टोटल सेल बता, यार इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बता, यार इस कंपनी की सेहत बता, टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। आप भी तो ये 3-4 अकाउंट ही देखते हो। तो जब 3-4 अकाउंट ही इतने इंपॉर्टेंट हैं तो क्यों ना उसी पर परसेंटेज अप्लाई की जाए। कहानी समझ आई? कहा देखिए, महफिल ही यूज़र के लिए सजी है, महफिल ही यूज़र के लिए सजी है कि भाई वो देखता ही इन 1 2 3 4 5 अकाउंट्स को है, तो उन्हीं के ऊपर परसेंटेज लगाओ। लेकिन अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, ये डिपेंड करता है इस कंपनी में कौन इंपॉर्टेंट है। पता चला ये एक ऐसी कंपनी है जो पूरी बैंक पे डिपेंडेंट है, लोन पे टोटल, इसके लिए सबसे मेजर स्टेक होल्डर इसका बैंकर ही है, तो बड़ी वही फिगर्स पे बात होगी, उन्हीं का मटीरियलिटी लेवल निकाला जाए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय द बैंकर। खत्म। या ये ऐसी कंपनी है जिसके मेजर शेयर होल्डर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही हैं। खत्म। तो अब उनकी फिगर्स, उनके टेस्ट को देखिए, ये सारी बातें हैं यूज़र के टेस्ट की। अब मैंने सही टर्म यूज़ की, यूज़र के टेस्ट की। उसको वही चीज़ आपको खिलानी है और उसी हिसाब से आपको ऑडिट करना है और अल्टीमेटली रिपोर्ट बना के देनी है, उसको सामने रखते हुए। ठीक है। अभी देखें, अभी मैंने फॉर्मल पढ़ना नहीं शुरू किया, मैं पहले आपको ऐसा, क्योंकि ये बड़े गोल्डन वर्ड्स होते हैं, जो गोल्डन टाइम है, ये आपने सीख लिया, ऐसे पेपर और ऐसे फर्म का इंटरव्यू और ऐसे आप, यानी लाइफ में आपका एक स्टेटस हो कि यार आपको पता है कोई चीज़, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही बोंगे हो निकले। यार बताओ भाई क्वालिटेटिव, यानी अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक वैसे ही सवाल, यार एक कंपनी है, उसमें उसकी इन्वेंटोरी में $100 मिलियन का एरर है, और उसके सीईओ ने, उसके सीईओ की सैलरी है उसमें 500,000 का एरर है, तो क्या करें, क्या मटीरियल होगा? आप बोलो सर मुझे क्या पता, क्योंकि मटीरियलिटी नंबर्स में भी होती है, मटीरियलिटी नेचर में भी होती है, सर्कमस्टांसेस में भी होती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी है, क्वांटिटी। यूँ जवाब देना है, ये थोड़ी जवाब देना है कि नहीं नहीं वो 100 मिलियन है तो वही मटीरियल होगा। मैंने आज आपको बताया समटाइम $1 मिलियन भी इतना ख़तरनाक होता है, सब ट्रैश कर देता है। याद आया एक एग्जांपल दी थी जब हम एथिकल थ्रेड्स, ऑडिटर्स, एथिकल थ्रेड्स एंड इंडिपेंडेंस के इश्यूज़ पे बात कर रहे थे। मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दी थी कि एक ऑडिट पार्टनर के पास जब रिपोर्ट कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गया, तो उसके घर पे पार्टी थी और पता चला उसके पास एक शेयर मौजूद था उस कंपनी का। अब कहने को क्या है, एक जस्ट जस्ट एक ही तो शेयर है यार, एक शेयर से क्या होता है? एक शेयर से बहुत कुछ होता है। याद करो, मैंने पढ़ाया था कि इंडिपेंडेंस आपको रियलिटी में भी चाहिए और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस भी चाहिए। तो अपीयरेंस में आपकी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, नो मैटर यू हैव जस्ट वन शेयर। सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। नंबर्स को देख कौन रहा है, नंबर को देख कौन रहा है? अगर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करें, फिर वो 1 हो, 100 हो या 1000 हो, चोरी तो चोरी है। फिर चोरी किसने की है, किस हालत में चोरी की है, सारे फैक्टर्स देखने। अच्छा, अब ज़रा सा तवज्जो चाहूँगा। अब एक ऐसा टॉपिक इसी मटीरियलिटी के अंदर ही एक ऐसी बात हम कर, ये हार्ट है ऑडिट का, जो अमूमन बच्चों को नहीं समझ आती, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको समझा दूँ। मटीरियलिटी तो आपको समझ आ गया, अब मैं आ रहा हूँ एक और मटीरियलिटी की तरफ, वो एक अलग किस्म की मटीरियलिटी, वो अगर आपने समझ ली तो बस फिर तो मज़े ही मज़े। ठीक है, इसको पहले
उसका नाम है, समझा देंगे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, समझा देंगे। उसका नाम है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। ये अमूमन बच्चे को नहीं समझ में आई भी होती, ये अमूमन प्रोफेशनल्स को नहीं समझ में आई भी होती, लेकिन आपको बस भरपूर समझा देंगे। सही है ना, ये बात आपस में ही रहे, बाहर नहीं निकालना इस बात को। हाँ जी, तैयार हैं? ओके, बेसिक, पहले बिल्कुल बेसिक समझें। आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, सामने नज़र आती है स्पीड लिमिट, लेट्स से 100 माइल्स पर आवर। सही है, 100 माइल पर आवर। आप मुझे बताइए, डू यू ड्राइव एट 100 माइल पर आवर ऑल द टाइम? नो। आप कितने पे चलाते हो? आप थोड़ा मार्जिन रखते हो, थोड़ा सेफ्टी रखते हो, यू गो 90, 95, मे बी 85। यस, ऐसा ही है ना। माना इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है? 100 माइल्स पर आवर, उस पर आप चला सकते हो, लेकिन आप फिर भी एक सेफ्टी रखते हो ना, एक सेफ्टी। अच्छा चलो दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। आपको लाने हैं 50 मार्क्स, क्योंकि 50 मार्क्स पासिंग है, यही सोचते हो ना आप कि यार मेरे 50 आ जाए, 50 मीन्स 100 सब। लेकिन क्या आप प्रिपरेशन 50 की करते हो? माना मटेरियल नंबर यही है 50, लेकिन क्या आप प्रिपरेशन 50 की करते हो? नहीं, आप बोलते हो यार कम से कम मैं 65 की तो करूं, 70 की तो करूं। यानी आप इतना एक कुशन रखते हो, एक बफर रखते हो। यस और नो? आए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पहले छोटी एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद आते हैं ऑडिट की एग्जाम्पल पे। एक और एग्जाम्पल, आपके एग्जामिनेशन में लेट्स से यू हैव 60 days to go, you're still 60 days out from your examination, okay? यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप आराम आराम से प्रिपेयर करें, 60 दिन है। यानी इसका मतलब मटेरियल नंबर क्या है? 60 दिन। एक्चुअल में एग्जाम 60 दिन बाद है, लेकिन आप ऐसे एज्यूम करते हो जैसे एग्जामिनेशन 30 दिन बाद है। इतना प्रेशर में अपने आप को रखते हो, तो आपने 30 दिन का क्या रखा? एक सेफ्टी मार्जिन रखा। कुछ लोग 10 दिन का रखते हैं, कुछ 20 दिन का, वॉट एवर। कहानी समझ गए? अब ज़रा आए बात को समझें। अब ऑडिट पे आते हैं। अभी मैंने आपको क्या समझाया था भाई? एक है मटीरियलिटी लेवल जो ऑडिटर ने सेट किया, सही है ना। ऑडिटर ने एक, लेट मी चेंज द कलर, मज़ा नहीं आता यार, कलर चेंज होते रहना चाहिए, ब्लू कर लेते हैं। ऑडिटर ने मटीरियलिटी लेवल सेट कर लिया, सही है ना। जब प्लानिंग की होगी तो मटीरियलिटी लेवल सेट कर लिया, लेट्स से $100 कि भाई ये मटीरियलिटी लेवल है। अब हम जब प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो भाई इसको दिमाग में रखेंगे। इससे ऊपर कुछ गड़बड़ हुई, मैनेजमेंट सही नहीं करेगी, हम रिपोर्ट ख़राब कर देंगे। इससे नीचे की गड़बड़ें हुई, मैनेजमेंट माने या ना माने, हम रिपोर्ट को ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि यूज़र, ये बातें हो गई। तो ऑडिटर ने मटीरियलिटी लेवल कितना सेट किया? 100। दिस इज़ मटीरियलिटी लेवल। लेकिन अब जब उसने काम शुरू किया तो उसने कहा नहीं, मैं काम 100 को देख के नहीं करूँगा, मैं काम शुरू करूँगा इसका आधा, या इसको 75% डाउन कर दूंगा। ये तो 50% डाउन किया ना, मैं इसको 75% डाउन करके 25। यानी ऑडिटर अपनी टीम से कहेगा कि माना मटीरियलिटी लेवल 100 है, लेकिन हमारे लिए मटीरियलिटी लेवल 25 है। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। नहीं समझ आई बात? आए अभी 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 समझाता हूँ, तो करीब आ जाओ, आओ बच्चों। देखें, मटीरियलिटी लेवल जो शेयर होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर किस पे चिल्लाएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट फिगर कौन सी है? उसके लिए तो $100 है। ये बात ऑडिटर को भी पता है, ये मैनेजमेंट को, सबको, दे हैव डन दिस इन प्लानिंग लेवल। अच्छा एक बात यहाँ बता दूं, क्या मटीरियलिटी सिर्फ प्लानिंग लेवल पे ही सेट होती है? नहीं, ड्यूरिंग द ऑडिट अगर और इंफॉर्मेशन आई, क्योंकि थ्रू आउट द ऑडिट ऑडिटर हैज़ टू बी विजिलेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म उसको मेंटेन रखना होता है। मतलब और इन्फॉर्मेशन आई, और जानकारी आई, अच्छा ये भी डायरेक्टर्स हैं, ये भी है, अच्छा इनके ये भी ऐसा, तो वो मटीरियलिटी लेवल रिवाइज भी होता रहता है। खैर ये तो एक बात हो।
माना मटीरियलिटी लेवल $100 है, ये शेयर होल्डर को, ऑडिटर सबको पता है कि हाँ यार इससे ऊपर, यानी हम रिपोर्ट को छेड़ेंगे तभी जब $100 से ऊपर में चेंज है। लेकिन ऑडिटर ने कहा कि यार अगर हम 100 को लेके चलेंगे, वही अगर आप सिर्फ 50 मार्क्स को लेके चलोगे, तो जस्ट थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वर्क, क्वालिटी ऑफ ऑडिट, वो कितनी ख़राब होगी। तो वो उस क्वालिटी को और अब उस रिस्क को सामने रखते हुए कि यार हम 100 को सामने नहीं रखेंगे, हम तो, और अब मैं टर्म यूज़ करूँ, कंजर्वेटिव हो जाएंगे, हम इसको यूज़ करेंगे 50 या हम इसको यूज़ करेंगे 25, डिपेंड करता है इदारा कैसा है, डिपेंड करता है हमारा एक्सपीरियंस, इदारे के कंट्रोल कैसे हैं, इदारे की मैनेजमेंट कैसी है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, और वंस अगेन ऑडिटर की अपनी जजमेंट। ऑडिटर ने कहा नहीं हम तो शुरू करेंगे 50 से। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अब ज़रा एक बात और, अब जब आपने इसको दिमाग में रख के शुरू किया, इन्वेंटोरी को चेक किया, रिसीवेबल को चेक किया, पेएबल्स को, पता चला एरर्स आना नज़र आना शुरू हुए, एरर्स नज़र आना शुरू हुए। एरर्स का टोटल बना $78। आई रिपीट, मटीरियलिटी लेवल क्या है $100, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या है $50। जब आपने इस $50 को सामने रख के प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, सैम्पलिंग की, टेस्टिंग की, ये वो, तो टोटल एरर बने $78। क्या मैं रिपोर्ट को बिगाड़ दूं? यस और नो? पॉज करके सोचो, क्या मैं रिपोर्ट को बिगाड़ दूं? नो नो सर, ये तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से ऊपर चला गया। हाँ तो क्या हुआ? ओवरऑल मटीरियलिटी से तो नीचे है। इसका मतलब पता है क्या है? ये जो मटीरियलिटी लेवल होता है ना, ये जो 100 वाली बात है, मटीरियलिटी लेवल वो होता है, एक मिनट इसको देखें, ये ज़रा कीमती डायलॉग है ना, इसको थोड़ा सा वो करते हैं। ये देखें भाई, मटीरियलिटी क्या होती है, मटीरियलिटी लेवल क्या होता है? व्हाट शेयर होल्डर्स मैटर, शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या है? जो ऑडिटर को, ऑडिटर्स पीस ऑफ माइंड, फॉर द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट, फॉर द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिट, वो परफॉर्मेंस मटीरियल। तो अगर आपकी मटीरियलिटी लेवल 100 है, मटीरियलिटी लेवल, और आपने इसको रिड्यूस करके 25 कर दिया है फॉर योर पीस ऑफ माइंड, जैसे वही वाली बात, भाई एग्जामिनेशन 60 दिन बाद है, आप एज्यूम करते हो 6 दिन बाद है, अपने दिल के लिए, हाँ अपने दिल के लिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज, वो कौन सा वो 3 इडियट्स में बोलता है ना, ये आपने अपना सेफ्टी रखा है, सही है ना? यानी एग्जामिनेशन 60 दिन बाद है, एक्चुअली ये एक्चुअल है, ओ ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, कहानी समझ आई? लेकिन आपने ये सोचा कि नहीं यार एग्जामिनेशन को मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि वो 6 दिन बाद है, ये आपकी अजम्पशन है, आपकी अजम्पशन से एग्जामिनेशन थोड़ी 6 दिन बाद हो जाएगी, वो तो 60 दिन बाद ही होंगे। लेकिन आप सोचें आपकी प्रिपरेशन कैसी होगी, उसमें क्वालिटी कैसी होगी, कि आप ये सोच के चलोगे कि यार जस्ट आफ्टर 6 days आई हैव टू सिट इन द एग्जामिनेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। यानी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी असल में ऑडिटर अपने पीस ऑफ माइंड और अपनी क्वालिटी के लिए, ऑडिट की क्वालिटी के लिए ये काम कर रहा होता है। यस और नो? अगर आप सोचें, अगर वो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी ना कैलकुलेट करे और वो टोटल मटीरियलिटी पे चले, विच इज़ लेट्स से $100, तो फिर कितने सारे अकाउंट बैलेंसेस तो वैसे ही इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी फिगर को सामने रख रहे हो आप। तो इस वजह से हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, कभी 50%, कभी 40%, कभी 75% भी, डिपेंड करता है वंस अगेन कौन सी वर्ड, जजमेंट, ऑडिटर की अपनी जजमेंट है। और आपको एक टर्म पढ़ाई थी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, कि ऑडिटर को तो वैसे ही एक डाउटफुल माइंड से चलना है, विजिलेंट हमेशा रहना है, क्रिटिकल माइंड है,
क्वेश्चनिंग माइंड, उससे चलना है। तो इसीलिए वो अपने, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप चाहे इसको 75% रिड्यूस करके $25 पे ले आए हो, एंड नाउ यू आर अप्लाइंग द प्रोसीजर, सिस्टम को टेस्ट करो, फाइनेंशियल्स को टेस्ट करो, वॉट एवर आप जो कुछ करें, जब एरर्स निकलेंगे, जब एरर्स निकलेंगे तो वो एग्रीगेट जो एरर्स होंगे टोटल, उसको आपने चेक करना है $100 से ही, क्योंकि ये $100 एक्चुअल मटीरियलिटी है। जो मैंने फिर डायलॉग कह रहा हूँ कि वो मटीरियलिटी जो शेयर होल्डर के लिए मैटर करती है, आपके लिए जो आप 25 पे लाए हो, वो इसलिए लाए हो ताकि सेफ्टी रहे, आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए लाए हो। इसे कहानी समझ गए। अब हम फॉर्मल रीडिंग और नोट्स को देखना शुरू करते हैं। लेकिन आप सोचें कि ये 55 मिनट्स तो सिर्फ लेकिन असल तो यही 55 मिनट्स है कि जिसमें आपको मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अब कोई बात ऐसी नहीं रह जाए कि यार अब ये अच्छा ग्रे लगता है, वापस जाके देखो, वापस जाके देखो, ग्रे लगता है तो पीछे जाके फिर चेक करो। लेकिन अब तो मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज मटीरियलिटी, व्हाट इज क्वांटिफाइबल, व्हाट इज क्वालिटेटिव, व्हाट इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। यानी क्या मटीरियलिटी एब्सोल्यूट होती है? नहीं, एक जगह के लिए मटीरियलिटी कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और है। पीएनएल के लिए कुछ और है, बैलेंस शीट के लिए कुछ और है, ईयर 1 के लिए कुछ और है, ईयर 2 के लिए कुछ और है, ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो सकती है, ड्यूरिंग द असाइनमेंट, यस इट्स ऑल। क्या नंबर्स ही मैटर करते हैं? नहीं, कभी कभार नौयत, नेचर, सर्कमस्टांसेस वो भी मैटर करते हैं। कभी कभार ₹1 की चीज़ भी बहुत बड़ी मैटर करती है। वो याद है एक दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान में सज़ा हुई थी, कितनी देर की? आई थिंक 5 मिनट की हुई थी, 5 मिनट की या 1 मिनट की। हाँ हाँ, इट वॉज आई थिंक यूसुफ रज़ा गिलानी, आई थिंक। हाँ, कि उसको बोला था भाई जज ने कि भाई आपको आपकी सज़ा है आई थिंक 5 मिनट्स या 1 मिनट, फॉरगॉट। तो उसमें अब आप क्या बोलोगे, यार ये सज़ा तो बहुत ही इमटीरियल है, ये है वो है। यार अबे वो सज़ा तो थी ना, और सज़ा यानी रिकॉर्ड में देखिए, आज रिकॉर्ड बात है ना, तो लोग बता रहे हैं कि यार भाई एक्स प्राइम मिनिस्टर वो था जिसको इतनी सज़ा हुई थी, एक्स प्राइम, तो सज़ा तो हुई। अब वो बोले यार 5 मिनट, 5 मिनट की जब आप बात कर रहे हो, दैट इज़ क्वान्टिफाइबल थिंग। क्वालिटेटिव थिंग कि यार किसको सज़ा हुई थी ये भी तो देखना है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। All right. What is audit materiality? What is audit materiality? Material information. तभी देखिए इंफॉर्मेशन लिखा, वरना लिख देते हैं ना फिगर्स, नंबर्स, डॉलर्स, यूरोस। नो, information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decision. बात समझे कि ये आपके फैसले को हिलाएगा। दैट द प्राइमरी यूजर्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बैंकर के, ये शेयर होल्डर के, ये इनके फैसलों को हिलाएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन को आप क्या कहते हो? मटेरियल। और अब आप समझ चुके हैं कि वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, वो नॉन फाइनेंशियल सारी चीज़ें हो सकती है। मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर और साइज ऑफ द आइटम, क्वांटिटेटिव, क्वालिफाइबल, इट इज़ एंटिटी स्पेसिफिक। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट हो के एक अमाउंट सेट कर लिया हर जगह, ये नहीं, ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव है। ऑलराइट, the financial reporting concept of materiality is defined in the context of preparation and presentation of financial statement। क्योंकि आप अकाउंटिंग में ये चीज़ पढ़ के आते हो। मिस स्टेटमेंट का मतलब आपको पता है, जजमेंट्स अबाउट मटीरियलिटी आर मेड इन लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। ये किसने रिश्वत ली, हाँ, ये किस इंडस्ट्री में, ये किस एंटिटी में, एंड आर अफेक्टेड बाय द साइज और नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जजमेंट्स अबाउट मैटर, ये डिस्क्लोजर कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इन्होंने आधा डिस्क्लोजर दिया, ये इन्होंने डिस्क्लोजर बिल्कुल ओमिट कर दिया, ये बात बिल्कुल ही गायब कर दी, ये कितनी इंपॉर्टेंट थी। हाँ, या ये जैसे रिलेटेड पार्टी वाली बात याद आया, रिलेटेड पार्टी, क्योंकि रिलेटेड पार्टी कहने को अगर ₹2 की भी चीज़ है, लेकिन वो है तो सीईओ का भाई ना, उसको हमने वो चेयर बेची। व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी? अब ये तो आप बहुत ही मज़े का समझ गए।
कि भाई एक है वो मटीरियलिटी लेवल जो ऊपर बात की, एक है वो मटीरियलिटी लेवल विच शेयर होल्डर्स कैन टॉलरेट टोटल, और एक वो मटीरियलिटी लेवल है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी विच इज एक्चुअली अंदर की बात फॉर द पीस ऑफ माइंड ऑफ द ऑडिटर. इट हैज नथिंग टू डू विद द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर के लिए टोटल मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, द अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन द मटीरियलिटी. इट कुड बी 50, इट कुड बी 70, कितना नीचे आप लाना चाहते हो, less than the materiality of the financial statement as a whole to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceeding materiality for financial statement as a whole. ये वो लेवल आप सेट कर लेते हो और उसके बाद आप प्रोसीजर अप्लाई, यानी आप अपने ट्रेनीज को, अपनी टीम को कहते हो कि भाई $100 मटीरियलिटी नहीं है, $25 मटीरियलिटी, कि जब तुम लोग सैम्पलिंग करो, जब तुम रिसीवेबल अकाउंट उठाओ, पेएबल अकाउंट उठाओ, ये अकाउंट उठाओ, वो अकाउंट उठाओ, व्हाट इज इन योर माइंड कि भाई हम काम करेंगे 25 को मटेरियल समझ के, और फिर जो एरर्स आ रहे हैं उसको लिखते जाओ और उसका एग्रीगेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि एज अ होल वो क्या हिट करता है. ठीक है. The auditor must apply the concept of materiality appropriately in planning and performing the audit. ये ज़रूरी नहीं, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि सिर्फ प्लानिंग के टाइम पे नहीं, मटीरियलिटी जो है वो चेंज हो रही होती है. ठीक है ना. मटीरियलिटी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेटिव. अच्छा, ये बात मैंने बताई कि ये कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, ये रिलेटिव है, डिपेंड करता है कि इस कंपनी का रेवेन्यू कितना है, उस कंपनी का रेवेन्यू कितना है, ये डिपेंड करता है. ये बात हमारी हो गई. The auditor must exercise professional judgment to determine what is material. ये बात भी हमने कर ली थी कि माना हमारे पास बेंचमार्क हैं, वो बेंचमार्क कैसे हैं ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ वो बेंचमार्क कैसे हैं. आ जाए, वो बेंचमार्क देखें, लेकिन असल में मैटर क्या करता है. देखो ये बेंचमार्क है, ऐसे बेंचमार्क है. क्या बेंचमार्क है ये देखें, ये देखें, ये बेंचमार्क कि भाई 5 to 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, 1 to 2% ऑफ टोटल एसेट, 0.5 to 1% ऑफ रेवेन्यू. और मैंने आपको टेक्निकल बात क्या बताई, क्यों यही अकाउंट्स को आपने बेंचमार्क बनाया है, क्यों इन्हीं अकाउंट्स को बेंचमार्क बनाया, क्यों आपने रेंट के अकाउंट को बेंचमार्क नहीं बताया, क्यों आपने एसी का जो बिल आता है एचवेक उसको बेंचमार्क नहीं बनाया, आपने इन्हीं को क्यों बनाया, क्योंकि इन्हीं को तो यूज़र देखता है. जब इन्हीं अकाउंट को यूज़र देखता है तो इन्हीं से रेलेवेंट मटीरियलिटी भी निकलनी चाहिए. लेकिन अल्टीमेटली क्या है भाई, वो है ऑडिटर की जजमेंट. ये देखें किधर गए भाई, the auditor must exercise professional judgment, काबिल है ना इतना, to determine what is material and what is immaterial based on what understanding of the entity, the entity's financial result, जो numbers आपको बताए, the requirement of the user. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ इदारे ऐसे हैं जिसमें important shareholder ही है, institutional investor, वो important. तो आप सारा दिमाग में यही रखते हो कि यार इनको देखना है. और कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके लिए बैंकर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ के लिए हो सकता है गवर्नमेंट इदारा हो तो पब्लिक सेक्टर, वो असेंबली के फ्लोर पे जाते हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ जैसे रेलवे वगैरह ये सब होते हैं. तो डिपेंड करता है कि इसका अल्टीमेट यूजर कौन है. A rigid materiality model would not be practical because of the many differences between entities. बात हुई भी हमारी कि भाई हर एंटिटी डिफरेंट है, किसी के लॉज डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें. और इवन मैंने आपको बोला था अकाउंट टू अकाउंट लेवल भी डिफरेंट है, ईयर टू ईयर भी डिफरेंट हो जाती है मटीरियलिटी, और प्रॉफिट एंड लॉस टू बैलेंस शीट भी डिफरेंट हो जाती है. ये डिपेंड करता है, सही है ना. मटीरियलिटी में भी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, अभी नीचे और ज़्यादा आएगा उसमें हम बात करते हैं. लेवल्स ऑफ मटीरियलिटी. Materiality at the financial statement level must be set as must performance materiality, यानी total materiality भी set हुई और performance भी हुई. Determining materiality of for particular transaction balances disclosure. जैसे हर ट्रांजैक्शन एक जैसी नहीं होती, कुछ है रूटीन ट्रांजैक्शन सेल्स की परचेज की, लेकिन कुछ है एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन, वन ऑफ ट्रांजैक्शन, कुछ है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. तो पता चलता है हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में $1 भी मटीरियल है. तो ये डिपेंड करता है डिस्क्लोजर किस नेचर का है, बैलेंसेस कैसे, सब. दिस इज ऑल मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड नॉट रूटीन.
ये कोई ऐसा नहीं है कि बस एक जैसी चीज़ चली आ रही है, नहीं, ठीक है ना। अब हो सकता है कि कुछ इन्वायरमेंट बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, एक ही जैसा माहौल होता है, छोटा सा इदारा है, उसमें तो ये आएंगे बस जल्दी से देखा चलेगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जजमेंट तो है। लेकिन कुछ इदारे तो बड़े ही डायनेमिक इन्वायरमेंट में होते हैं, उनके लॉ हर साल चेंज हो रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनके इन्वायरमेंट, उस हिसाब से उनको भी देखना है। फिर कुछ इदारे ग्रो कर रहे होते हैं, एक साल उनका ग्रोथ लेवल ये है, दूसरे साल कुछ और, एक और सब्सिडरी हायर कर ली, फिर इधर चले गए, ग्लोबल हो गए, फलाने मुल्क में, भाई यार इनके मटीरियलिटी लेवल डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक दफ़ा एग्जांपल दी थी ना कि कुछ इदारे इतने जाइंट हैं कि जो उनकी ब्रांचेस छोटे मुल्कों में होती है ना, जैसे पाकिस्तान वगैरह में, तो जब वो अपने टोटल जो बनाते हैं ना अपने रिजल्ट्स, उसमें इन पूरे मुल्कों का रेवेन्यू, पूरे मुल्क का रेवेन्यू राउंडिंग ऑफ में ही ख़त्म हो जाता है, यानी सेंट्स में ख़त्म हो जाता है। बोलते ये तो बहुत छोटा है, यानी अगर पूरे मुल्क का जो ब्रांच और डिवीजन है उसमें भी कोई एरर आ गया पूरे टोटल में भी, तो भी ग्लोबली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी का। Performance materiality may be set at one amount for assessing risk and planning further audit procedure at or at a different amount for particular class of transaction। जो हम बात कर चुके, इन्होंने ये टर्म यूज़ नहीं की, मैं ये टर्म फिर लिख देता हूँ, क्वालिटी ऑफ द ऑडिट। जब आप परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को नीचे लाते हो, माना ऑडिटर का काम बढ़ जाता है, अगर वो 100 कोई मटीरियलिटी लेवल बना के चले तो ऊपर ऊपर से ही देख के निकल जाएगा, लेकिन वो नीचे इसलिए लेके आता है ताकि रिस्क को मैनेज करे और अपना क्वालिटी ऑडिट वो काम करके दिखाए। सही है, ये उन्होंने इसी तरह उसको डिपिक्ट कर दिया। नाउ की पॉइंट्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड सारी बातें। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, अगेन दे स्टार्टेड, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज यूज्ड व्हेन परफॉर्मिंग ऑडिट टेस्ट। ऑडिट टेस्ट ये ऑडिटर का पीस ऑफ माइंड है, जो मैंने टर्म यूज़ की थी ना, ये ऑडिटर का वो कुशन है, वो सेफ्टी, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ऑडिटर पीस ऑफ माइंड। इट हैज़ नथिंग टू डू विद शेयर होल्डर। ये हमारे प्रोसीजर्स के लिए, रिसीवेबल कंफर्मेशन, परचेज ट्रांजैक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ नॉन करेंट एसेट, planning the audit to consider only individually material statement overlooks the cumulative impact of aggregated undetected immaterial statement exceeding the overall financial statement materiality level। हम इसीलिए तो नीचे कर रहे हैं ताकि वो छोटे छोटे एरर्स को हम पकड़ के उसका एग्रीगेट करके देखें। हाँ भाई 25 से शुरू करना तुम सब, सर मैंने 12 की गलतियां पकड़ ली, सर मैंने 10 की पकड़ ली, सर मैंने 2 की पकड़ ली, सर मैंने इतने की। अब ज़रा टोटल करके देखते हैं कि एज अ होल को कैसे हिट करता है ये। अगर करेगा तो हम रिपोर्ट की तरफ जाएंगे, अगर नहीं करेगा दैट्स फाइन, हम मैनेजमेंट को बता देंगे देखो गलतियां बहुत हो रही हैं। और ये बात भी हम आगे एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ये वाले एरर्स भी हम मैनेजमेंट को बता के जाएंगे। The determination of performance materiality is not a simple mechanical calculation. इज़ नॉट अ सिंपल मैकेनिकल कैलकुलेशन। अब एक इदारा है, वो उसने अपना बेंचमार्क रखा है कि हम 50% ला के खड़ा करते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं हम 75% लाते हैं, कुछ कहते हैं हमने पिछले साल ऑडिट किया था ये इदारा हमें इतना रीजनेबल लगता नहीं है, विल गो डाउन। कुछ कहते हैं नहीं लास्ट ईयर द कंट्रोल्स वर स्ट्रॉन्ग तो हम 20% डाउन करके। तो डिपेंड करता है द नेचर ऑफ द एंटिटी, द ऑडिटर्स एक्सपीरियंस, द यूज़ ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, द एक्सपेक्टेशन, हाँ ये उनको कि भाई कंट्रोल्स कैसे, ये सारी चीज़ें। नाउ दिस इज़ द एग्जाम्पल, खैर आपको तो हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल दे दी। क्वालिटेटिव मटीरियलिटी, क्वालिटेटिव मटीरियलिटी का मतलब इट हैज़ नथिंग टू डू विद द नंबर्स, नंबर एक हो या मिलियन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे फ़र्क पड़ता है कि नेचर क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, हाँ क्यों ये हुआ है। चलें एक और एग्जाम्पल, $1 का एरर हर दफ़ा एक साइकिल में आ रहा है, सेल्स साइकिल में, परचेज साइकिल में। अब बोलोगे यार इसका मतलब सिस्टम के अंदर गड़बड़ है कि उससे $1 हर ट्रांजैक्शन में, या पैनी, कोई ऐसा पैनी है जो इस तरफ गिर जाता है, तो आप क्या करोगे, क्या ये मटीरियल है इमटीरियल। बोले यार पैनी है क्या है, भाई इससे हो ये रहा है कि हर ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो रही है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज बीइंग अफेक्टेड, सो यू विल बी डिस्कसिंग विद द मैनेजमेंट। क्या भाई मैनेजमेंट ही कोई छोटी बात नहीं है कि तुम्हारे सिस्टम के अंदर ही प्रॉब्लम है, एक सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी बात है, सही है ना। माना $1 का आ रहा है लेकिन है तो सिस्टम। और आपने लाइफ में एक बहुत बड़ा फ्रॉड सुना होगा, पैनी फ्रॉड, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, सही है ना। ये भाई छोटे छोटे पैनीज करके ही मिलियंस बिलियन का फ्रॉड कर लिया। और ऑडिट में तो होता ही ऐसा है ना कि भाई जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना अगर इग्नोर हो जाए तो इट टेल्स यू द बिग स्टोरी एट द एंड, कि बैक ऑफ द सीन कोई और बड़ी स्टोरी चल रही होती।
बेंचमार्क फॉर असेसिंग मटीरियलिटी क्वालिटेटिवली इंक्लूड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। आपको मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल उस पर दी। दीज मे बी सब डिवाइडेड इंटू ऑब्जेक्टिव डिस्क्लोजर दैट कैन बी ईजीली डिटरमाइंड एंड वेरीफाइड, सब्जेक्टिव डिस्क्लोजर्स to judge whether disclosures concerning subjective and estimated matters are materially misstated. The auditor needs a thorough understanding of the entity's business and sound professional judgment. आपने जब एथिक्स पढ़ा था तो वहाँ यही तो हम बात करते थे कि भाई ऑडिटर को लाने का मकसद क्या है। ये सिर्फ इंडिपेंडेंस और ये सारी चीज़ें नहीं, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई तुम्हारी अपनी जजमेंट। जो हम जाते हैं ओपिनियन लेने डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, वो इसीलिए ना कि हाथ देख के शक्ल देख के वो बताता है, उसका एक्सपीरियंस उसकी जजमेंट वो बोल रही होती है कि हाँ भाई ये काम करना है। पहला दिल विल काट के बैठ गए, बोला ये तो अरे ऐसा करना ही नहीं था। एक और एग्जांपल दे दी क्वालिटेटिव मटीरियलिटी। मटीरियलिटी इज रेलिवेंट टू ऑल स्टेज ऑफ द ऑडिट। मैंने आपसे अभी कहा था कि सिर्फ प्लानिंग लेवल पे मटीरियलिटी सेट नहीं होगी, थ्रू आउट द ऑडिट यू हैव टू बी एक्टिव। तो materiality is relevant to all stage of the audit, planning an audit, determining audit procedures, क्या भाई जब आप audit procedure, carrying out the audit, evaluating errors, evaluating misstatement, हर वक्त it is important. Professional judgment. Understanding the entity and its environment establishes a framework within which the auditor can apply professional judgment. इसीलिए शुरू करते ही क्या बोला था, जब नए नए फर्म में जाते हैं लोग तो छोटे छोटे बच्चे बहुत सारी चीज़ें ला के मैनेजर के सामने, सुपरवाइज़र के सामने रख देते हैं, लेकिन वो आपके सामने एक्सपीरियंस होते बोलते ओके बेटा ओके 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 सही है। फिर उससे ऊपर वाला और एक्सपीरियंस होता है और पार्टनर होता है, उसकी निगाह बिल्कुल ही अलग होती है, वो बिल्कुल अलग। समटाइम इवन पूरा ऑडिट कंप्लीट होने के बाद भी जब सब बोलते हैं ना सब क्लीन है, तो उसके बाद भी वो बताता है कि भाई कुछ मसले और हैं, सही है ना, वो उसी की नज़र है। तो ये देखा ना, बिकॉज ऑफ द एंटिटी, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, उसको ये सारी, क्योंकि ऑडिट इज़ नॉट ओनली अबाउट द नंबर्स एंड डूइंग द ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसे बिल्कुल आइसोलेशन में, इट्स अबाउट लुकिंग आउटसाइड द कंपनी, आउटसाइड द एंटिटी। उसको भी देखना है कि मार्केट क्या कर रही है, कंपटीशन क्या हो रहा है, रेगुलेटर क्या कह रहा है, इन्वायरमेंट क्या है, ये सब चीज़ें भी तो देखनी है। और फिर आप देखते हो कि हाँ यार इनके नंबर्स क्या कह रहे हैं। प्रोफेशनल जजमेंट इज ऑल्सो यूज टू डिटर्मिन द क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, balances and disclosures that are material. Yes, a material class of transaction for one entity may be immaterial for another. बहुत दफ़ा बोला, अ रेंटल इनकम मे नॉट बी मटीरियल टू रेवेन्यू इन अ रिटेल कंपनी बट मटीरियल टू अ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी। यानी जो कंपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करती है उसके लिए रेंटल इनकम बड़ी चीज़ है, लेकिन एक रिटेलर उसके लिए तो एक छोटा सा अमाउंट है, कुछ भी नहीं। क्वांटिटेटिव, यू नो व्हाट इज क्वांटिटेटिव, ये तो आप अपनी अकाउंटिंग और जो हमने आज शुरू भी किया, असल खेलने वाली चीज़ थी क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो सबको पता है कि $10,000 या $20,000। इन डिजाइनिंग द ऑडिट प्लान, द ऑडिटर इनिशियली सेट्स एन अप्रोप्रिएट मटीरियलिटी लेवल टू डिटेक्ट क्वांटिटेटिव नंबर्स, मिस स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स बाय अंडरस्टैंडिंग यूजर्स। आपको देखना यूजर को ही है, आपको यूजर को चेक करना है। दीज आर द लेवल्स। फिर उसकी हमने जो परसेंटेजेस की बात की, एज यार्डस्टिक मटीरियलिटी मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर रादर देन द प्रिपेयरर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? शेयर होल्डर्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थोड़ी है। जो मेरा कुक है उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? वो ये थोड़ी कि उसको जो खाना पसंद है तो बोलेगा यार ये खाना, या मैं ये खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ ये मुझे पसंद है। नो, उसको देखना ये है कि मुझे क्या पसंद है, जिसको मैं सर्व करने जा रहा हूँ उसको क्या पसंद है। आप एक फ़िश को वो कोई ब्लूबेरी या क्या वो खिला देंगे हैं, उसको क्या आप कोई चॉकलेट ला के खिला देंगे? वो फिश के लिए फूड ही नहीं है। तो बिल्कुल यही बात लगी ना, तो मटीरियलिटी मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूज़र रादर देन द प्रिपेयरर। ये इसके लिए पूरी महफिल सजी है, यूज़र के लिए। टर्निंग अ रिपोर्टेड प्रॉफिट इनटू लॉस, वही आपको जो एग्जांपल दी, फेल से आप पास हो गए, पास से फेल हो गए। टर्निंग नेट करंट एसेट इनटू नेट करंट लाइबिलिटी, ऐसा रेशियो बदला, ये सब एग्जांपल मैंने आपको दे दी। सब एग्जांपल भी ऑलरेडी डन। नेचर, क्वालिटेटिव मटीरियलिटी बहुत डिटेल में हमने देखा। द नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट दैट इज अ क्वालिटेटिव फैक्टर। अब वो चाहे $1 हो या $1 मिलियन हो, मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन डिटरमाइनिंग व्हेन द मिस स्टेटमेंट इज मटीरियल।
ट्रेंड्स इन प्रॉफिटेबिलिटी, मास्क का चेंज इन, वही प्रॉफिट वाली कंपनी लॉस हो जाए, कंप्लायंस का इशू आ जाए, लोन कोवेनेंट बैंक आ जाएगा, अलाओ भाई रीपेमेंट करो, इंक्रीज मैनेजमेंट कंपनसेशन, एक ऐसे लेवल पे आप आके रुके हुए हो 49,000 समथिंग, मैनेजमेंट ने एक छोटा सा एरर करना है और उसके बाद उनके बोनस बढ़ जाएंगे क्योंकि 50,000 पे आ जाएंगे। इन्वॉल्व फ्रॉड, ये सारी चीज़ें, जैसे ही फ्रॉड होगा सबकी आंखें खुल जाएंगी। अगर यही चीज़ मैं एरर में ले आऊँ तो क्या होगा, वो इममटीरियल हो जाएगा। लेकिन अगर वही अमाउंट को कांस्टेंट कर दूं और वो फ्रॉड हो जाए तो सब एक्टिव हो जाएंगे और उस बंदे को फायर कर देंगे, चाहे वो चेयरमैन हो, कोई भी हो, सही है ना। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट्स। In planning we already discussed. In planning the audit, the auditor makes judgment about the size of misstatement considered material. These judgment provide a basis for, yes, nature, time, याद है वो चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं ऑडिट प्लानिंग वाला। Once again, same statement. A percentage is often up to chosen benchmark. क्यों chosen benchmark बताया था, क्योंकि वो relevant होते हैं। Factors that may affect the identification of an appropriate benchmark include the following. भाई जाहिर है वो एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेजर एलिमेंट्स होते हैं तो उन्हीं पे परसेंटेज लगाओ। एलिमेंट्स दैट आर पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू यूजर, यस। द नेचर ऑफ द एंटिटी, कि भाई ये क्या सर्विस, जैसे आपको क्या बोला था, आपको बोला एक डेंटिस्ट को अगर देखोगे तो वो बैलेंस शीट में गरीब लगेगा, तो आप बोलो नहीं इसके एसेट पे ही मैं परसेंटेज, तो उसका एसेट तो कोई है ही नहीं, वो तो एक चेयर है या हार्ट सर्जन है, उसके पास तो कुछ भी नहीं, सही है ना। द नेचर ऑफ द एंटिटी, द एंटिटीज ओनरशिप स्ट्रक्चर, ये डेट फाइनेंसिंग वाली है कौन सी है। द रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क, यस। ये जब लिखते हैं ना 1 to 2%, तो 2% का मतलब हाई है और 1% का मतलब लो लेवल है। लेकिन अगेन ऑडिटर की जजमेंट चाहिए, देखो लिखा इन जनरल लेस देन द लोअर एंड ऑफ अ रेंज इज इमटेरियल एंड ग्रेटर देन द अपर एंड इज मटीरियल, द ग्रे एरिया। वंस अगेन वही टर्म यूज हो गई, प्रोफेशनल जजमेंट, एंड दैट कम्स विद, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम। यहाँ से शुरू होती है ये चीज़ बनना आपके दिमाग में, क्या है यार इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, वरना मटीरियलिटी क्या है, एक डेफिनेशन पढ़ें खत्म हो गई मटीरियलिटी, ये क्वांटिटेटिव ये क्वालिटेटिव, ओके रीड कर लो। ये इतनी बातें बताने का मतलब ये है कि ये जजमेंट आपकी बनना शुरू क्लासरूम से, फिर देन एडवांस ऑडिटिंग में, फिर आप अकाउंटिंग भी पढ़ोगे तो आप उसमें, देन व्हेन यू गो फॉर इंटर्नशिप तो आप कहीं कहीं खड़े हो। कुछ चीज़ मैंने अपनी ओरिएंटेशन में क्या कहा था कि मेरी तो परवरिश ही, वो लोगों की परवरिश तो होती है सुपरवाइज़र के हाथों में, ऑडिट सुपरवाइजर, मेरी परवरिश हुई पार्टनर्स के हाथों में, वो बड़े सीनियर पार्टनर्स के, वो हमेशा सर अभी भी यही होता है, जो आते हैं मैं हमेशा उनसे सीखने की बात करता हूँ, ऑलवेज लाइक ए स्टूडेंट, क्योंकि एक एक्सपीरियंस लेवल ही अलग होता है, वो चाहे यूएस के पार्टनर्स हो या हमारे पाकिस्तान के पार्टनर्स हो। तो हमेशा मेरा, या मैं जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ, अभी कहीं करता हूँ, हाँ भाई वो कोई स्टूडेंट्स को बताते क्या, अरे सर हमने एक एयरलाइन का ऑडिट किया, हमने इसका ऑडिट किया, तो क्या ये क्या चीज़ हो रही है, इसी से आपकी वो जजमेंट, और वही चीज़ मैं आपको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। और इसी तरह तब ये बार बार लिख रहा है प्रोफेशनल जजमेंट, ये जजमेंट आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू होगी, और फिर जब आप प्रमोट होना शुरू होगे तो उसी हिसाब से होगी ना। तो ये बार बार यही बात लिख रहा है, क्योंकि ये चीज़ें अगर रूल बेस्ड बिल्कुल बना दें फिर तो रोबोट से ही करा लो ना, फिर हमारी आपकी ज़रूरत क्या है, ह्यूमन एलिमेंट की। विच एलिमेंट इज द प्राइम ड्राइवर फॉर मटीरियलिटी, वेयर विद इन द रेंज टू सेटलमेंट, effect on audit work, all material account balances, classes of transaction and disclosure must be subject to substantive procedures। पूरा पढ़ेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स कि इनको टेस्ट करना, यानी अभी यहाँ सीधे लफ्जों में क्या बोलूँ, टेस्टिंग, सही है ना। For account balances, these procedures are typically performed at the reporting date or during the auditor must then exercise again professional judgment, फिर वही नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, सब चीज़ों में उसकी जजमेंट, कि वो बताएगा कि ये मामला यूज़र के लिए क्या है, ये यूज़र के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। Having set a materiality level for the financial statement as a whole, the auditor may judgment and expectation for experience, ये बात हम पढ़ चुके हैं, ये क्या बता रहा है, वही परफॉर्मेंस मटीरियलिटी वाली बात, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी ये रही, सही है ना। ऑलराइट, आज हम यहीं तक रखेंगे, दैट्स द एंड ऑफ मटीरियलिटी। फिर अब जो टॉपिक हमारा शुरू होगा, एग्जामिनर का हॉट फेवरेट, यानी वहाँ से पूरी केस स्टडी आती है, एमसीक्यूज एमटीक्यूज वाली बात नहीं, केस स्टडी, मज़े का एरिया, ऑडिट रिस्क, और
यानी है बहुत मज़े का, इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। यानी इससे यूँ समझें कि आप कैश मार्क्स निकाल लोगे, अपने हैवी मार्क्स निकाल लोगे, फिर बाकी कुछ ऑडिट प्रोसीजर से, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से, रिपोर्टिंग से, उससे निकाल लोगे। लेकिन इससे आपका एक बड़ी गेम आप कर लोगे। यानी हम बहुत सारी केस स्टडीज़ वगैरह सब इसके साथ करेंगे, ऑडिट रिस्क। और वंस अगेन इसको भी समझाने के लिए मुझे इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी कि पढ़ाने से, यानी पढ़ाना तो इसमें ये नॉर्मल खाना पूरी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझे फिर लेक्चर के अंदर ही 1 घंटा तो अपना भाषण दे के आपका दिमाग खोलना पड़ेगा और उसमें डालना पड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन वाइज भी और प्रैक्टिकली भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एग्जामिनर भी तो यही देख रहा है ना, आपकी जिसने कोर्स आउटलाइन बनाई है या जो मार्कर है, और एग्जामिनर वो भी तो उन्हीं एरियाज़ को टेस्ट करता है और बताता है कि इधर से लो, जिन एरियाज़ की इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ में। क्यों वो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के रट्टे नहीं लगवाता, ऑडिटर की ड्यूटीज़ के रट नो, उसको पता है ऐसे सवालात उससे कोई वहाँ नहीं पूछेगा जब वो क्लाइंट के पास जाएगा कि ज़रा बताइए 5 ड्यूटीज़ ऑडिट, नो, समझे ना, उसको ही पता है कि यहाँ से खेलना है और इतना ही काबिल करना है। और हमें भी ये बात पता, और हम ये काम कर रहे हैं। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू, बाय।